हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को मैं वेलकम करना चाहता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज इज़ पावर में। और आज का जो हम लोगों का स्पेशल टॉपिक है वो है एमैल्गमेशन में एक वेंडर कंपनी को जब एक परचेजिंग कंपनी एक्वायर कर लेता है उस समय परचेजिंग कंपनी के बुक्स में क्या क्या जर्नल एंट्रीज होता है, हम लोग आज वो सीखने जा रहे हैं। तो आप लोग समझ ही गए होंगे ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एग्ज़ाम्स में हर बार इसको एक स्पेशल इम्पोर्टेंस दिया जाता है इस पर्टिकुलर टॉपिक को, इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से समझिए। ठीक है, और मैं भी आराम से इसको समझाने का प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। दैट इज़ हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि एमैल्गमेशन के केस में दो मेथड्स फॉलो अलाउड है, दो मेथड्स फॉलो किया जाता है। वन इज कॉल्ड एज द परचेज मेथड एंड द अदर वन इज कॉल्ड एज द मर्जर मेथड। ठीक है, मर्जर मेथड और परचेज मेथड ये दोनों मेथड एमैल्गमेशन में अलाउड है। तो हम लोग जो भी जर्नल एंट्रीज करने जा रहे हैं, मैं यहाँ पे कोशिश किया हूँ, मेरा यहाँ पे कोशिश रहा है कि दोनों मेथड्स के अंतर्गत परचेजिंग कंपनी क्या क्या जर्नल एंट्रीज करेगा उसको दिखाने का। तो इसीलिए ताकि एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को शो कर सकूँ। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। तो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी मैंने लिख दिया। मेरा टॉपिक है फॉर बोथ मर्जर मेथड एंड परचेज मेथड। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल मैंने लिया। मैंने परचेजिंग कंपनी का नाम रखा है एक्स लिमिटेड और वेंडर कंपनी का मैंने नाम रखा है वाई लिमिटेड। तो एक्स लिमिटेड बाईज वाई लिमिटेड। तो इसीलिए मैं किसके बुक्स में एंट्रीज कर रहा हूँ, मैं एक्स लिमिटेड के बुक्स में एंट्रीज कर रहा हूँ। और जब एक्स लिमिटेड के बुक्स में एंट्रीज होगा तो एक्स लिमिटेड तो अपना नाम कभी यूज नहीं करेगा, इसीलिए जर्नल एंट्री में आपको सिर्फ और सिर्फ किसका नाम दिखेगा, वाई लिमिटेड का नाम दिखने वाला है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले दोनों कंपनीज दैट इज एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड मिल करके तय करेंगे परचेज कंसिडरेशन कितना होगा। दोस्तों, परचेज कंसिडरेशन उस अमाउंट को बोला जाता है जो परचेजिंग कंपनी, जो वेंडर कंपनी है, उसको उसके शेयर होल्डर्स को पेमेंट करता है। ठीक है, शेयर होल्डर्स को, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल आप देखिए यहाँ पे एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड को खरीद रहा है। तो एक्स लिमिटेड जब वाई लिमिटेड का बिजनेस को, रनिंग बिजनेस को एक्वायर कर लेगा, उसके बदले में एक्स लिमिटेड को पैसा देना होगा। अगर वो कैश में देना चाहता है तो वेल एंड गुड, अगर कैश में नहीं देना चाहता है तो वो अपने कंपनी का शेयर्स दे सकता है, डिबेंचर्स दे सकता है। लेकिन देना किसको पड़ेगा दोस्तों, परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट ऑलवेज याद रखिएगा, ये पेमेंट जाना चाहिए सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर्स को। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं किस तरीके का जर्नल एंट्रीज उस केस में होगा परचेज कंसिडरेशन से रिलेटेड। जब परचेज कंसिडरेशन फिक्स हो चुका है तो इन दैट केस हम लोग का पहला जर्नल एंट्री होगा बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी। यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक विशेष आदमी का नाम मैंने लिखा, लिक्विडेटर। जब एक कंपनी बंद होने के कगार में पहुंच जाता है, बंद होने वाला होता है, तो लिक्विडेटर एक ऐसा व्यक्ति है जिसको कोर्ट के जरिए अपॉइंट किया जाता है। और ये बंदा जो है ये लुक आफ्टर करता है एंटायर प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी। कंपनी का पूरा लिक्विडेशन प्रोसीजर को ये लुक आफ्टर करता है, ध्यान रखता है। मतलब इसका काम ये होता है कि एसेट्स वगैरह को सेल आउट करना, एसेट्स वगैरह को बिक्री कर देना और उससे जो पैसा मिलेगा उस पैसे से लायबिलिटीज को चुका देना। तो दिस इज द प्रोसीजर जो जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कोर्ट के जरिए किसको मिला हुआ रहता है, लिक्विडेटर्स। तो लिक्विडेटर्स, आप अगर कोर्ट अलाउ करता है तो लिक्विडेटर्स एक वेंडर कंपनी खुद से भी अपॉइंट कर सकता है। लेकिन अल्टीमेटली कंपनी का सारा एसेट्स एंड सारे लायबिलिटीज जब एक कंपनी लिक्विडेशन में जाने वाला होता है तो दे गेट ट्रांसफर्ड इन द हैंड्स ऑफ द लिक्विडेटर। इसीलिए जब हम लोगों को, यानी कि हम लोग अपने आप को एक्स लिमिटेड सोचेंगे, एक्स लिमिटेड को जब कोई भी पैसे का पेमेंट करना होगा तो वहां पे वाई लिमिटेड डायरेक्टली नहीं लिख करके हम लोग ऑलवेज ये वर्ड यूज करेंगे, लिक्विडेटर ऑफ वाई लिमिटेड। क्योंकि वाई लिमिटेड जैसे लिक्विडेशन प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा, इट विल सीज टू बी इन एग्जिस्टेंस, वो मर गया है। तो हम तो कोई पेमेंट किसी मरे हुए आदमी को तो दे नहीं सकते है ना, किसी मरे हुए कंपनी को तो दे नहीं सकते। इसीलिए हम लोग ऑलवेज क्या करेंगे, कोशिश करेंगे इस आदमी का नाम रिफ्लेक्ट करवाने का, लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी। तो आइए देखते हैं जर्नल एंट्री एक बार फिर से समझते हैं। जब एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड का बिजनेस परचेज कर लिया तो जर्नल एंट्री क्या हुआ,
बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी अकाउंट क्रेडिट। लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी कौन सा वेंडर कंपनी? वाई लिमिटेड। तो अब से हम लोग डायरेक्टली क्या यूज करेंगे जब क्वेश्चन आएगा तो बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ वाई लिमिटेड अकाउंट। ये किसका एंट्री कर रहे हैं हम लोग? परचेज कंसिडरेशन का एंट्री कर रहे हैं। तो परचेज कंसिडरेशन का एंट्री कर रहे हैं, इसीलिए नरेशन में भी इसी चीज को हाईलाइट किया गया है। अब देखिए मैंने नरेशन क्या डाला है, बीइंग परचेज कंसिडरेशन ड्यू रिकॉर्डेड, मतलब परचेज कंसिडरेशन जो पे करना है उस बात को एक्नॉलेज कर रहा है एक्स लिमिटेड, और उस बात को एक्नॉलेज करके अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो एक लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है इन द नेम और इन द फेवर ऑफ लिक्विडेटर ऑफ वाई लिमिटेड। तो लिक्विडेटर ऑफ वाई लिमिटेड यहाँ पे एक्स लिमिटेड का एक क्रेडिटर बन जा रहा है, तो इसीलिए उसको क्या किया जा रहा है? क्रेडिट। ठीक है, और क्या मिल रहा है बदले में हम लोगों को? बिजनेस। तो इसीलिए हम लोग बिजनेस को अब से क्या बोलेंगे? बिजनेस परचेज अकाउंट। बात समझ में आ रहा है? अब क्या करना है, अब इसका जब नेक्स्ट एंट्री होगा तो मैं नेक्स्ट एंट्री किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ? आई एम गोइंग टू पास द नेक्स्ट एंट्री फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द परचेज मेथड। परचेज मेथड के पर्सपेक्टिव से करने वाला हूँ। तो सेकेंड एंट्री क्या है? देखिए सेकेंड एंट्री में एसेट्स अकाउंट डेबिट हो रहा है, लायबिलिटीज क्रेडिट हो रहा है, बिजनेस परचेज क्रेडिट हो रहा है, कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। नरेशन मैंने क्या डाला? देखिए बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर रिकॉर्डेड। एसेट्स और लायबिलिटीज यानी कि सेकंड वाला जो एंट्री है ये एसेट्स लायबिलिटीज को टेक ओवर करने का एंट्री है। जब वाई लिमिटेड को एक्स लिमिटेड ने खरीद लिया तो वाई लिमिटेड का एसेट्स किसका? एक्स लिमिटेड का। वाई लिमिटेड का सारा लायबिलिटीज किसका? एक्स लिमिटेड का। तो यहाँ पे एक्स लिमिटेड सिंस एसेट्स एंड लायबिलिटीज को एक तरह से खरीद ले रहा है, हम लोग उसका एंट्रीज कर रहे हैं। तो एसेट्स ऑलवेज डेबिट होगा, ये आप लोग याद रखना। एसेट्स जब भी टेक ओवर होगा एसेट्स हमेशा क्या होना चाहिए? डेबिट। लायबिलिटीज क्या होना चाहिए? क्रेडिट। ठीक है, अब हम लोगों को बिजनेस परचेज करने की वजह से परचेज कंसिडरेशन देना पड़ेगा, वो भी हम लोगों के लिए एक तरह का लायबिलिटी है, तो उसको भी हम लोग क्या किए? यहाँ पे क्रेडिट किए, पैसा देना है। परचेज कंसिडरेशन वो क्रेडिट हो गया। ये एक न्यू चीज आया कैपिटल रिजर्व, इसके बारे में थोड़ा देर बाद मैं चर्चा करूंगा। जो कैपिटल रिजर्व रेफर्स टू द डिफरेंस इन द जर्नल एंट्री। यहाँ पे जो भी डिफरेंस होगा, ठीक है, एसेट्स अकाउंट डेबिट, लायबिलिटीज अकाउंट क्रेडिट, बिजनेस परचेज अकाउंट क्रेडिट करने के बाद जर्नल एंट्री में जो डिफरेंशियल अमाउंट होगा दैट डिफरेंशियल अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू द कैपिटल रिजर्व। कब? जब डेबिट साइड ज्यादा है, डेबिट वाला फिगर ज्यादा आ रहा है, क्रेडिट्स कम हो रहे हैं, तो इन दैट केस डिफरेंशियल फिगर को हम लोग किस में डाल देंगे? कैपिटल रिजर्व। ठीक है, हम लोग और थोड़ा सा क्लैरिटी लाएंगे। एक छोटा सा एग्जांपल इसके बाद मैं डिस्कस करने वाला हूँ, वहाँ पे और थोड़ा सा क्लैरिटी मैं ला करके बता दूंगा कि कैपिटल रिजर्व कब होगा। मैं अभी छोटा सा एक हिंट दे रहा हूँ आपको, थोड़ा सा इस बात को समझिए। मान लीजिए कि एसेट्स का वैल्यू, ठीक है, एसेट्स का वैल्यू है 100 रुपया। 100 रुपया में बातचीत हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है कि इस एसेट्स को टेक ओवर करेगा एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड से, उसका वैल्यू कितना तय किया गया है? 100 रुपया। ठीक है, परचेज कंसिडरेशन तय हुआ है 20 रुपया। परचेज कंसिडरेशन कितना तय हुआ है दोस्तों? 20 रुपया। और 20 रुपया का आपका लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज का जो नॉर्मल वैल्यू है वो कितना है? 20 रुपया। तो यहाँ पे आप चेक करके देखो, 100 में से 20 और 20 को अगर हम लोग माइनस भी कर देते हैं तब भी कुछ डिफरेंस बच जा रहा है। तो 100 माइनस 20 डिफरेंस कितना आ जा रहा है? 60। ये जो 60 रुपीज है ये आप कहाँ पे लिख देना? कैपिटल रिजर्व के कॉलम में लिख देना, बगल में लिख देना। यही कैपिटल रिजर्व है। मतलब बेसिकली कैपिटल रिजर्व रिप्रेजेंट्स द डिफरेंस बिटवीन द नेटवर्थ ऑफ द कंपनी दैट यू आर टेकिंग ओवर। जो कंपनी को आप टेक ओवर कर रहे हो उसका नेटवर्थ के साथ परचेज कंसिडरेशन का जो डिफरेंस है उसको हम लोग यहाँ पे कैपिटल रिजर्व का नाम दे रहे हैं। आप लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि सर अगर मान लीजिए कि डेबिट साइड कम पड़ जाता तो डेबिट साइड अगर कम पड़ जाता तो इन दैट केस उसके लिए आप देखिए 2 का बी मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, एकदम सिमिलर एंट्री आपको नजर आएगा, सिवाय एक जगह यहाँ पे आ रहा है गुडविल। आप देखिए एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, लायबिलिटीज अकाउंट क्रेडिट, लायबिलिटीज अकाउंट क्रेडिट, बिजनेस परचेज अकाउंट क्रेडिट, बिजनेस परचेज अकाउंट क्रेडिट, खाली कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट आपको नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे 2 का ए में। 2 का बी में आपको खाली इसके बदले में क्या नजर आ रहा है? गुडविल।
गुडविल इज जस्ट द ऑपोजिट। यहाँ पे इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग ये कंसिडर कर रहे हैं कि गुडविल और कैपिटल रिजर्व दोनों एग्जैक्ट ऑपोजिट आइटम्स हैं। जहाँ कैपिटल रिजर्व आएगा वहाँ गुडविल आ ही नहीं सकता है, और जहाँ गुडविल अराइज कर रहा है वहाँ पे कैपिटल रिजर्व नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एसेट्स का वैल्यू, आप इमेजिन करो एसेट्स का वैल्यू है से 100 रुपया, चलिए हम लोग सेम टू सेम वैल्यू रखते, कोई डिफरेंस नहीं रखता। बट मान के चलिए कि जो परचेज कंसिडरेशन तय हुआ है वो है 80 रुपया का, और जो लायबिलिटीज टेक ओवर हो रहा है वो है 40 रुपया का। तो इन दैट केस क्या हो रहा है, 100 और इधर माइनस में कितना जा रहा है, 120, तो 100 माइनस 120, तो डिफरेंस -20 में जा रहा है, माइनस में आ जाएगा ना। यही -20 को हम लोग माइनस नहीं लिख करके हम लोग किसके बगल में लिख देंगे, तो पॉजिटिव लिख देंगे, किसके बगल में, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये चेक कर सकते हो, गुडविल हो या कैपिटल रिजर्व हो, वो सिर्फ क्या कर रहा है, जर्नल एंट्री को बैलेंस करने का काम कर रहा है। अगर डेबिट एसेट्स जो है वो कम पड़ जाएंगे तो गुडविल उसको बैलेंस करेगा, और अगर क्रेडिट साइड ऊपर वाले एंट्री में 2 का ए में लायबिलिटीज और बिजनेस परचेज मिला करके भी अगर एसेट्स के बराबर नहीं हो पा रहा है तो उसको बैलेंस करने का काम करेगा कैपिटल रिजर्व, ठीक है। क्रेडिट साइड शॉर्ट करेगा तो कैपिटल रिजर्व विल बी द डिफरेंस, डेबिट साइड शॉर्ट करेगा तो गुडविल विल बी द डिफरेंस। आ रहा है बात समझ में आप लोगों को? अच्छा, इसके बाद नरेशन देखिए, सेम टू सेम है, नरेशन में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर रिकॉर्डेड, बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर रिकॉर्डेड। ये दोनों ये एंट्रीज आपको कब फॉलो करना है, जब आप बना रहे हो परचेज मेथड, और जब आप बना रहे होंगे मर्जर मेथड तब उस समय, लेकिन ये एंट्री हल्का सा चेंज यहाँ पे कर जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, स्क्रीन में थोड़ा सा ये कर देना हो ताकि आपको अच्छे से दिखे। ये देखिए मर्जर मेथड 2 का सी यहाँ पे मैंने बनाया। यहाँ पे जर्नल एंट्री मैंने क्या किया, एकदम ऑलमोस्ट सिमिलर एंट्री, एसेट्स अकाउंट डेबिट, लायबिलिटीज अकाउंट क्रेडिट, बिजनेस परचेज अकाउंट क्रेडिट। खाली यहाँ पे देखिए कैपिटल रिजर्व नहीं आ रहा है, गुडविल नहीं आ रहा है, बदले में क्या आ जा रहा है, रिजर्व। कोई भी रिजर्व, जनरल रिजर्व वगैरह हो या एनी अदर टाइप ऑफ रिजर्व्स हो, उन सारे रिजर्व्स को हम लोग यहाँ पे शो करने वाले। बात समझ में आ रहा है? तो रिजर्व्स यहाँ पे नहीं आता है परचेज मेथड में। याद रखिएगा, परचेज मेथड जब हम लोग फॉलो कर रहे होते हैं तो जो भी आपका परचेसिंग कंपनी है, इट रिफ्यूजेस टू टेक ओवर द रिजर्व्स। वो एक सेकेंड, तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि एसेट्स, लायबिलिटीज और बिजनेस परचेज वाला एंट्री में अगर कोई डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको बैलेंस हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं किसके जरिए, हम लोग इस बार बैलेंस करेंगे रिजर्व्स के जरिए। जबकि यहाँ पे जो आपका जो परचेज मेथड है उसमें जब हम लोग बैलेंस करने का काम कर रहे थे तो या तो हम लोग कैपिटल रिजर्व को इंट्रोड्यूस कर रहे थे या फिर हम लोग गुडविल को इंट्रोड्यूस कर रहे थे। तो कैपिटल रिजर्व या गुडविल के जरिए बैलेंस किया जाता है जर्नल एंट्री को इन केस ऑफ द परचेज मेथड, बट इन केस ऑफ मर्जर मेथड ये जर्नल एंट्री बैलेंस होता है बाय शोइंग द रिजर्व्स, ठीक है, रिजर्व्स को शो करके बैलेंस होता है। अगर मान लीजिए कि एसेट्स कम पड़ गया, ऐसा भी तो हो सकता है, एसेट्स कम पड़ गया तो यहाँ पे रिजर्व जैसे क्रेडिट हो रहा है ना, वो और क्रेडिट नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा, वो डेबिट हो जाएगा। मैंने उसको और अलग से नहीं शो किया बिकॉज फिर अननेसेसरी लेंथी हो जाता है हम लोगों का डिस्कशन, दैट इज वाई मैंने उसको शो नहीं किया। अब यहाँ पे देखिए लास्ट वाले में लिक्विडेटर ऑफ वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, ये किसका एंट्री मैं कर रहा हूँ, चौथा, ये जो थर्ड एंट्री है ये किसका एंट्री हो रहा है, ये एंट्री हो रहा है जब आप कैश या चेक के जरिए या शेयर्स के जरिए जब एक परचेजिंग कंपनी वेंडर कंपनी का लिक्विडेटर को पेमेंट करने जा रहा है, उस पेमेंट का एंट्री हम लोग शो कर रहे हैं थर्ड वाले एंट्री में। फर्स्ट वाला एंट्री किसका है, परचेज कंसिडरेशन ड्यू का एंट्री है, किसका एंट्री है, परचेज कंसिडरेशन ड्यू का एंट्री है। सेकंड वाला एंट्री किसका एंट्री है, चाहे कोई भी मेथड हो, सेकंड वाला एंट्री किसका एंट्री है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेक ओवर करने का एंट्री है। और थर्ड वाला एंट्री जो हो रहा है, ये जो थर्ड वाला एंट्री है वो किसका एंट्री हो रहा है, वो पेमेंट का एंट्री हो रहा है। जो परचेज कंसिडरेशन हम लोग एक्नॉलेज किए थे कि हाँ इतना पैसा हमें देना है, वो एक्चुअली में जब हम लोग देंगे उसका एंट्री हो रहा है ये वाला एंट्री। लिक्विडेटर ऑफ किसको पेमेंट करना है दोस्तों, लिक्विडेटर ऑफ वाई लिमिटेड, उसको पेमेंट करना है। जो पेमेंट हो रहा है वो कैसे हो रहा है, कैश में,
कुछ कैश में होगा, कुछ चेक दे दिया जाएगा, कुछ हो सकता है शेयर्स दे दिया जाएगा, यहाँ पे शेयर्स दिया जाएगा, उसको हम लोग शेयर कैपिटल लिख देंगे। हो सकता है कुछ डिबेंचर दे दिया जाए तो डिबेंचर्स हो गया, या एनी अदर फॉर्म ऑफ पेमेंट, अगर कुछ और फॉर्म ऑफ पेमेंट भी है तो उसको भी हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, क्रेडिट करने वाले हैं। आई होप चीज़ें क्लियर है। अच्छा, एक और छोटा सा पॉइंट मैं आप लोगों के साथ आप लोगों को पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। आप लोग देखिए परचेज मेथड में मैंने यहाँ पे लिखा था एग्रीड वैल्यू, एग्रीड वैल्यू, ये सब देखिए, इसको नोटिस करिए। एग्रीड वैल्यू क्या होता है? एग्रीड वैल्यू वो वैल्यू होता है, इस चीज को थोड़ा समझने का प्रयास करिए। एग्रीड वैल्यू इज द वैल्यू विच हैज बीन डिसाइडेड बोथ बाय द परचेजिंग कंपनी एंड द वेंडर कंपनी। वेंडर कंपनी और परचेजिंग कंपनी ने मिल करके वेंडर कंपनी के बिजनेस का जो वैल्यूएशन लगाया है, वैल्यूएशन लगाते समय एसेट्स एंड लायबिलिटीज का जो वैल्यूज तय किए गए हैं, फिक्स किया है, इसको हम लोग बोलेंगे एग्रीड वैल्यू। दिस वैल्यू माइट बी डिफरेंट फ्रॉम द बुक वैल्यूज, यानी कि बैलेंस शीट का फिगर से थोड़ा डिफरेंट हो सकता है दोस्तों। बैलेंस शीट का फिगर्स को हम लोग बोलेंगे बुक वैल्यूज, जबकि एग्रीड वैल्यूज कैन बी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द बुक वैल्यूज। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एक लैंड है, ठीक है, वाई लिमिटेड के पास। वो लैंड वो शो कर रहा है अपने बैलेंस शीट में एट अ वैल्यू ऑफ से 100 रुपीज, 100 रुपया में दिखा रहा है। बट एक्स लिमिटेड बोल रहा है कि नहीं नहीं नहीं, हम 100 रुपीज तो बहुत ज़्यादा इसका वैल्यूएशन लग रहा है, हम 100 रुपीज नहीं देंगे, हम 80 रुपया देंगे। यानी अब वाई लिमिटेड बोला ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है, 80 रुपीज में ही हम काम चला लेंगे। तो अब उस लैंड का एक्चुअल वैल्यू जो कि बैलेंस शीट में बुक वैल्यू शो कर रहा है 100 रुपीज, वो उसका एक्चुअल मार्केट वैल्यू कितना हो गया? मार्केट वैल्यू हो गया 80 रुपीज। तो हम लोगों को परचेज मेथड में ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देना है? इस एग्रीड वैल्यू को ज्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पे हम लोगों को देना पड़ेगा। यानी कि एंट्री करते समय एसेट्स अकाउंट डेबिट हम लोग कितना लिखने वाले हैं? 80 रुपीज, ठीक है। मेरे एग्जाम्पल के मुताबिक यहाँ पे एग्रीड वैल्यू यानी कि 80 रुपीज यहाँ पे दिखाया जाएगा। जबकि यहाँ पे आप चेक करके देखिए, मर्जर मेथड में मैंने कहीं पे एग्रीड वैल्यू लिखा नहीं। आप चेक करके देखिए, यहाँ पे मैंने एग्रीड वैल्यू लिखा, एग्रीड वैल्यू लिखा, यहाँ पे भी एग्रीड वैल्यू लिखा, एग्रीड वैल्यू लिखा, जबकि यहाँ पे मर्जर मेथड में कहीं पे भी मैंने एग्रीड वैल्यू नहीं लिखा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मर्जर मेथड में एग्रीड वैल्यू का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। एग्रीड वैल्यू का एग्जिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे देखा जाता है? परचेज मेथड में। मर्जर मेथड में हम लोगों को ऑलवेज बाय डिफॉल्ट बुक वैल्यूज को ही कंसिडर करना पड़ेगा। हमेशा जर्नल एंट्री करते समय याद रखिएगा, ऑलवेज पास द जर्नल एंट्रीज विद द बुक वैल्यूज। तो व्हाट आर द बुक वैल्यूज? बुक वैल्यूज आर द वैल्यूज दैट आर रिफ्लेक्टेड इन द बैलेंस शीट। बात समझ आ रहा है? ठीक है। तो विद दिस आई कंप्लीट दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना है मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज पावर को। थैंक यू।